हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृश्यम आईएएस। तो आप सभी को पता है हम यहाँ पे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी कर रहे हैं और आज के चैप्टर में हमें जलवायु पढ़ना है। मतलब कि जलवायु पिछली क्लास में हमने शुरू कर दिया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए इंडियन मानसून अपना पढ़ेंगे कि किस तरह से भारत में मानसून प्रवेश करता है और किस तरह से ये वापस जाता है। ठीक है, तो कल की क्लास में मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोरियोलिस बल। ठीक है, तो मैं फिर से थोड़ा सा आपको समझाते हुए व्हाट इज कोरियोलिस बल। देखो, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये है अपना उत्तरी गोलार्ध और ये है अपना दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इतना आपको पता है। ये हमारी है 0 डिग्री। तो मैंने बताया था कोरियोलिस बल आखिरकार होता क्या है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व गति कर रही है, मतलब घूम रही है। ठीक है, तो ये पृथ्वी जब परिभ्रमण करती है तो उसके कारण, मतलब कि ये पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण लगने वाला एक बल है जो किस तरह से काम करता है, हवाओं पे काम करता है। और कहीं ना कहीं देखिए किस तरह से ये उत्तरी गोलार्ध में लगता है दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में लगता है बाईं ओर। ठीक है, इसका मान इसका मान मैंने बताया था 0 डिग्री पर होता है शून्य। कैसा होता है 0 डिग्री पर? शून्य। और ध्रुवों पर यानी 90 डिग्री पर कितना होता है? मैक्सिमम। ठीक है, सबसे अधिकतम मान इसका कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर। मैंने बताया था कि जब कोई हवा यहाँ से, मान लीजिए उसे यहाँ से इस बिंदु तक जाना है किसी हवा को। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो ये पॉइंट, पृथ्वी के घूमने के कारण ये पॉइंट अब इधर पहुंच चुका है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति कर रही है। तो अब हम इस पॉइंट से किस पॉइंट तक पहुंचेंगे? इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये जो गति हुई, ये जो बल लगा, इसे हम बोलेंगे कोरियोलिस बल। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कोरियोलिस फोर्स। इसके बाद मैंने आपको बताया था आईटीसी जेट और जेट धाराएं, ये बताई थी मैंने आपको। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया भारतीय मॉनसून में, क्या बताया था आपको कि किस तरह से अरब नाविकों ने एक नए शब्द की खोज की, मॉनसून। ठीक है, किस तरह से अरब व्यापारियों ने, देखिए ये है अपना भारत, ये ये है अपना भारत। भूमध्य रेखा से ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये व्यापारिक पवनें इस तरह से भूमध्य रेखा के नीचे चल रही हैं। लेकिन जब आईटीसी जेड की शिफ्टिंग होती है, आईटीसी जेड की शिफ्टिंग कहाँ होती है? कर्क रेखा पर। कहाँ होती है? कर्क रेखा पर शिफ्टिंग होती है। तब ये जो व्यापारिक पवनें हैं, ये इनकी शिफ्टिंग कहाँ होती है? कर्क रेखा की ओर। क्योंकि ये कोरियोलिस बल है, इसलिए ये ऊपर आते ही किस तरफ? उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर अपने घूम जाती हैं और कुछ इस तरह से ये केरल के साइड से भारत के अंदर प्रवेश करती हैं। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इन हवाओं को हम क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी हवाएं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी पूर्वी हवाएं। अब क्योंकि इन हवाओं से ये हमारी मॉनसून ये अपने साथ हवा जो पानी बरसाती हैं आके, ये क्योंकि ये गर्म हवाएं हैं, तो इन हवाओं को हम बोल देते हैं दक्षिणी पूर्वी मॉनसून। ठीक है, ये हवाएं अपने साथ जितना भी जल लेके आ रही हैं वो यहाँ पे। अब किस तरह से ये वर्षा होती है, किस तरह से नहीं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैंने आपको क्या समझाया कि ये हवाएं अपनी कहाँ से प्रवेश करती हैं? दक्षिणी पूर्वी एरिया से, ये केरल के साइड से, मालाबार तट से ये ऊपर प्रवेश करती हैं। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं बात करूं तिब्बतन प्लेटू की, तिब्बत की बात करूं, तो जब लौटता हुआ मॉनसून होता है तो कुछ इस तरह से ये आता है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब अरब व्यापारी यहाँ से, अरब नाविक जो थे,
जब उन्हें हमारे भारत में प्रवेश करना होता था गर्मियों के मौसम में, तब ये हवाएं, ये दक्षिणी पूर्वी हवाएं उनकी नाव को सपोर्ट करती थी। ठीक है, उन्हें बल कम लगाना पड़ता था। अब जब ये वापस जाते थे तब ये वाली हवाएं, जब ये वापस जा रहे हैं तब इनको ये वाली हवाएं सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने सोचा ये कौन सी हवाएं हैं जो आखिरकार यहाँ पे चल रही हैं, इस एरिया पे इनको मदद कर रही हैं। तो अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले मॉनसून परिघटना पर किसने ध्यान दिया, तो भारत में आने वाले नाविकों ने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया था। तो अरब वासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के एक मौसमी उपकरण को क्या नाम दिया था, मॉनसून का नाम दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे मॉनसून के बारे में। मॉनसून का प्रभाव क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है, याद रखना। मॉनसून की प्रक्रिया को अब समझने के लिए कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, जैसे कि स्थल तथा जल के गर्म तथा ठंडे होने। देखो क्या मैं बताऊंगी अब आपको कि गर्मियों के मौसम में किस तरह से काम करता है। और देखो अगर मैं समर की बात करूं, कि समर की, और एक तरफ मैं बात करूंगी विंटर की, यानी कि सर्दियों की। ठीक है, देखो सबसे पहले तो एक चीज समझो कि इसको तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले तो एक चीज समझो कि स्थल तथा जल के गर्म होने में, जल के गर्म होने अंतर क्या है। देखो मान लीजिए कि ये कोई स्थल खंड है, मान लीजिए ये स्थल खंड जो है ये बहुत बहुत छोटे कंकरीले पत्थरों से मिलकर बना है। जो इसके कण हैं, जो इसके कण हैं वो क्या है, बहुत पास पास हैं। क्या है, बहुत पास पास। ठीक है, इस तरह से ये इस स्थल खंड, ये एक स्थल खंड है। ठीक है, ये एक भूखंड है, स्थल खंड। ठीक है, इसके कण कैसे हैं, बहुत पास पास हैं। जब सूरज की रोशनी, जब सूर्य की रोशनी इस स्थल खंड पर पड़ रही है, लगातार 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 इस पर पड़ रही है, तो क्या होगा, इस ये कंकड़ों के क्योंकि करीब पास होने के कारण ऊर्जा संचरण क्या होगा, इनमें जल्दी होगा। क्योंकि क्या है, कंकड़ एक दूसरे से बहुत पास हैं, इसके जो कण हैं वो एक दूसरे से बहुत नजदीक हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा संचरण क्या होगा, तेज होगा। ऊर्जा संचरण क्या होगा, तेज होगा। ठीक है, जब ऊर्जा संचरण तेज होगा तो ये तेजी से गर्म होगी। क्या होगी, तेजी से गर्म होगी। ठीक है, इसी तरह से रात होने पर ये तेजी से क्या होगा, ठंडा भी होगा। सर्दियों के टाइम पे, जैसे गर्मियों के टाइम से अगर ये तेजी से गर्म होगा स्थलखंड, तो सर्दियों में ये तेजी से ठंडा भी होगा। मैं बात कर रही हूँ स्थलखंड की। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर अगर मैं बात करूं महासागर की, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ जल की। जल में क्या होता है, कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। जल के कण एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, तो इनके ऊर्जा, अब इन अगर इसमें सूर्य की रोशनी पड़ेगी, कभी भी आप पानी भी गर्म करने रखते हो तो काफी टाइम लेता है। ठीक है, और कोई बर्तन अगर आप गर्म करते हो तो वो तुरंत गर्म हो जाता है, ये चीज आपने गौर करी होगी। ठीक है, तो अब देखो सूर्य की रोशनी जब इस महासागर में पड़ती है तो ये तुरंत थोड़ी गर्म हो जाता है, इसको गर्म होने के लिए काफी टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम। तो इसमें ऊर्जा संचरण कैसा होता है, इसमें ऊर्जा संचरण काफी धीमी गति से होता है, क्योंकि इसके कण बहुत दूर दूर हैं। अब ऊर्जा संचरण धीमे गति से होगा तो ये धीमे मतलब कम गति से ये गर्म होगा, और कम गति से ये ठंडा भी होगा। क्या होगा, ठंडा भी होगा। यानी अगर मैं एक बात आपसे कहूं, एक बात अगर मैं आपसे पूछूं, क्या
देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे कब की, समर की, मैं बात कर रही हूँ आपसे समर की, के लिए छोटा सा एक मैप से समझेंगे ताकि थोड़ा क्या हो, आसानी। ठीक है, ये बताया मैंने समर के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैप और बना लेंगे हम के लिए, ये बनाएंगे विंटर को ये उत्तराखंड प्रदेश, ये मैप बना लिए मैंने दो। अब जैसे भी बने हो, देखो क्या मैंने बताया, मैंने क्या समझाया इधर पे कि किस तरह से स्थल और पानी के गर्म होने में अंतर है। तो अगर गर्मी की अगर मैं बात करूं कि हमारा जो सूरज है वो क्या है, यहाँ से आपको पता होगा कि मैंने बताया था कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से जा रही है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। मान लीजिए कि सूरज की रोशनी हमारे कर्क रेखा पर, आईटीसी जेड जो हमारा है कर्क रेखा पर शिफ्ट हो गया है, तो यानी कि भारत में हमारे पड़ रही होगी गर्मी। ठीक, गर्मी का मौसम है तो ये जो स्थल खंड वाला भाग होगा, ये स्थल खंड वाला भाग तेज गति से, तेजी से गर्म हो चुका होगा, तेजी से गर्म हो चुका होगा। लेकिन जो महासागर वाला पार्ट है ये तो ठंडा है, ये तो अभी भी ठंडा है। इसको गर्म होते होते जब तक ये गर्म होगा तब तक क्या आ जाएंगे, विंटर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, विंटर्स आ जाएंगे, यानी कि आईटीसी जेड जो है अब यहाँ से जा चुका है। ठीक है, तो जब विंटर्स आ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा ये तेज गति से, तेज गति से ठंडा हो चुका होगा स्थलखंड। लेकिन क्योंकि क्योंकि ये अब तक गर्म हो चुका है, क्या, यहाँ पे क्या है, अरब सागर, अरब सागर, क्या है यहाँ पे, अरब सागर। अब ये अब तक गर्म हो चुका है और ये यहाँ पे, यानी कि जब अगर मैं बात करूंगी समर्स की, उस समय हमारे स्थल खंड तो गर्म होंगे पर महासागर कैसा होगा, ठंडा। इसीलिए जब मैं बात करूंगी विंटर की तो हमारा स्थल खंड तेजी से ठंडा हो जाएगा पर महासागर तो अब गर्म हो चुके हैं। ठीक है, जिसके कारण अब मैं बात कर रही हूँ समर्स की। अब ये अगर ठंडा है, ठंडा है तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और टेम्परेचर कम है तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये मैं बात कर रही हूँ क्षोभ मंडल की। कहाँ की, क्षोभ मंडल की। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर ये महासागर ठंडा है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर यहाँ का, इस जगह का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा हो गया है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। तो अब मैं अगर बात करूं समर की यानी जून की, जून में मैं बात कर रही हूँ 21 जून के करीब करीब। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हवाएं कैसी हमारी चलती हैं, हाई प्रेशर से कहाँ चलती हैं, लो प्रेशर की ओर हमारी हवाएं गति करती हैं। तो यहाँ पे बात करूँ मैं, क्या है, हाई प्रेशर, और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या है, लो प्रेशर। ठीक है, तो हवाएं किस तरीके से चलेंगी, यहाँ से यहाँ चल सकती हैं, चल सकती हैं ना, ये चल रही हैं। इसी को हम बोल देते हैं दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं विंटर्स की बात करूं तो अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया है, ज़्यादा, और प्रेशर क्या हो गया, कम। इसी तरीके से अगर मैं तिब्बत की बात करूं तो यहाँ का टेम्परेचर तो बिल्कुल कम हो गया। सर्दियों के टाइम तिब्बत के पास बिल्कुल बर्फ जम जाती है और प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा। तो अब ये हवाएं कैसी चलेंगी, इस तरह से चलेंगी। ठीक है, कुछ यहाँ से इस तरह से चलती हुई दिखेंगी आपको। तो ये हो गया विंटर मॉनसून। क्या हो गया,
विंटर मॉनसून। ठीक है, चलो इतना समझा। ये हो गया हमारा, ये मैंने आपको बताया स्थल तथा जल के गर्म होने पर किस तरह से मॉनसून अपने भारत में प्रवेश करता है। देखो क्या लिखा है, स्थल तथा जल के गर्म होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों पर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवती गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे ये एक लो प्रेशर जोन है, मैंने आपको बताया था ये एक कैसा लो प्रेशर जोन है ITCZ। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे बात कर रहा है हिंद महासागर में मेडागास्कर। ये मेडागास्कर मानसून में आने में किस तरह से मदद कर रहा है, इसकी बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, कहाँ पे कैसे वो मैं सब आपको बताऊंगी। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मॉनसून को प्रभावित करती है। ठीक है, देखो अगर मैं थोड़ा सा आपको पहले ही समझा दूं, यहाँ पे आपको पता है 2 महासागर हैं, कौन कौन से, दक्षिण कौन कौन से महासागर हैं। यहाँ पे आपने देखा हिंद महासागर, हिंद महासागर, और यहाँ पे है प्रशांत महासागर। ये आपको पता है प्रशांत महासागर। ठीक है, ये आपको पता है। अब देखो हिंद महासागर, मैं आपको पहले थोड़ा बताती हूँ फिर उसके बाद डिटेल में बताऊंगी। हिंद महासागर के पास अगर लो प्रेशर जोन होगा और अगर प्रशांत महासागर के पास हाई प्रेशर जोन हो, तो ये क्या होगा, ये मॉनसून के लिए क्या होगा, अच्छी स्थिति है। ये हमारे भारतीय मानसून के लिए अच्छी स्थिति है। कैसे, वो अब समझाती हूँ। यदि यदि अगर यही उल्टा हो जाए, हिंद महासागर के पास हाई प्रेशर का जोन बन जाए और प्रशांत महासागर के पास लो प्रेशर एरिया हो, तो ये हमारे भारत के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। भारतीय मॉनसून के लिए ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसे हम दक्षिणी दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, दक्षिणी दोलन। अब देखो, अब थोड़ा सा समझो इसको। मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, कुछ इस तरह से है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ पेरू के साइड, पेरू के साइड साउथ साउथ अमेरिका की। ये है अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपको पता होगा कि हर महासागर के दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों कैसी कुछ जल गर्म और ठंडी जल धाराएं बह रही हैं। ठीक है, इस वो हम आगे के चैप्टरों में पढ़ेंगे कौन कौन सी जल धाराएं हैं, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी, सब पर मैं आपको इतना बताऊंगी कि पेरू यहाँ पे पड़ता है ना, पेरू दक्षिणी अमेरिका के इस साइड में पड़ता है पेरू। पेरू के इस तरफ क्या है, गर्म जलधाराएं, गर्म जलधाराएं बह रही हैं, गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, अब ये गर्म जलधाराएं क्या होती हैं, ऑस्ट्रेलिया के साइड में प्रवाहित होना शुरू करती हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के साइड में प्रवाहित होना शुरू करती हैं, यानी कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। जब यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी। गर्म हवाएं ऊपर उठ के हमेशा क्या करती हैं, बारिश करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, बारिश करती हैं। समझ में आया। यहाँ से गर्म जलधाराएं पेरू की तरफ से अपने ऑस्ट्रेलिया की तरफ आना शुरू होती हैं, जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। जब ये जलधाराएं इधर चली गई तो इधर का ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। यहाँ पे ठंडा पानी ऊपर आएगा
और क्या होगा, ठंडा पानी जब ऊपर आता है तो लो प्रेशर सॉरी हाई प्रेशर यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक फिर से हवाएं कैसी चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलना शुरू हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, यही कारण बनता है किसका, एल नीनो। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एल नीनो। जब ये धाराएं इधर आती हैं, इस साइड आती हैं, ये यहाँ पे बारिश कराती हैं हिंद महासागर के साइड, इस साइड पे कुछ ज़्यादा ही मैंने इधर बना दिया इस साइड। और यही कारण है कि यही हवाएं हमारे आगे जाके भारत में भी फायदा पहुंचाती हैं। अब देखो ये कारण बनता है, इसी को बोलते हैं हम एल नीनो। ठीक है, अगर देखो अब आपको पता होगा यहाँ पे मेडागास्कर के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास मेडागास्कर की, मेडागास्कर है, मस्करीन बोलते हैं, मस्करीन, मस्करीन जगह है यहाँ पे। यहाँ पे जनरेट होता है क्या, हाई प्रेशर एरिया, और यहाँ है हमारा भारत, ये तो आपको पता है। ठीक है, जब यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, जिसके कारण मेडागास्कर से भी हवाएं किस तरह से जाती हैं, इस तरह से। तो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेडागास्कर भी जो है, वो मेडागास्कर भी अपने इंडियन मॉनसून के प्रवेश का कारण बनता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, यहाँ पे जल घनत्व, क्योंकि यहाँ से ठंडी गर्म जलधाराएं क्योंकि जा चुकी है, और गर्म गर्म जलधाराओं का क्या होता है, गर्म जल का, जल का घनत्व, घनत्व क्या होता है, कम। इसके कारण ये सरफेस पानी को अलग कर देता है और ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। देखो, और ये गर्म पानी कहाँ चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ओर। इतना समझ में आ गया होगा आपको, इस स्थिति को मैं बोल देती हूँ एल नीनो। ठीक है, अब ये स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अगर मैं इसकी एक डेफिनीशन दूं तो ये स्थानीय स्तर पर होने वाली, होने वाली एक घटना है, घटना है जो स्थानीय स्तर पर होने वाली घटना है जो वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती है, वैश्विक स्तर पर प्रभाव, प्रभाव डालती है। ठीक है, ये आए समझ में। चलो ठीक है, अब पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, मेडागास्कर हमने पढ़ लिया था। अब यहीं पे आगे लिखा है, ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत, ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत ही गर्म हो जाता है। परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जलधाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जलधाराओं का प्रभाव होता है। मैंने आपको आईटीसी जेट ऑलरेडी समझा दिया है, फिर से एक बार पढ़ लें। ये विषुवतीय अक्षांशों में विषुवत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। ठीक है, इतना हो गया। ये बात रही एल नीनो की। एल नीनो मैंने आपको बताया कि ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को ही एल नीनो नाम दिया जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र के सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। ठीक है, देखो
अब क्या लिखा है, इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। कहाँ पे, दक्षिणी महासागरों पर। मैंने बताया किस तरह से। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्ण कटिबंधीय पूर्व में निम्न दाब होता है। मैंने बताया ना कि जब प्रशांत महासागर में हाई प्रेशर होगा तो हिंद महासागर में कैसा, लो प्रेशर होगा। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है। अगर यही विपरीत हो जाए, यहाँ पे हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाए, तो यह पूर्वी तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। मैंने बता दिया कैसे। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तथा ताहिती के दाब के अंतर करना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान। ये देखो ये क्या है, ये मैं समझाऊंगी आगे जाके। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है, अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। ठीक है। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ ही एक लक्षण है। यह एक समुद्री जलधारा है। अब जो यहाँ पे लिखा है ये मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है कि यह एक समुद्री जलधारा है। किस तरीके से, एल नीनो दक्षिणी दोलन का ये एक हिस्सा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल पर पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस घटना को एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे मॉनसून का आगमन तथा इसकी वापसी। क्या बात कर रहे हैं हम, मॉनसून का आगमन और इसकी वापसी। मॉनसून का आगमन मैंने आपको पूरा यहाँ पे समझा दिया है, किस तरह से मॉनसून का आगमन होता है और किस तरह से इसकी वापसी होती है, ये सब मैंने आपको समझा चुका है। थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसे। क्या कि व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्ण कटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती है। मॉनसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। मैंने बताया था ना किस तरह से जून, फिर किस तरह से ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें, फिर भूमध्य रेखा, फिर मकर रेखा पर पड़ती हैं। उसी के अनुसार ये ITC-Z की शिफ्टिंग होती है और इन्हीं ITC-Z की शिफ्टिंग के कारण भारत में मानसून का प्रवेश होता है। ठीक है। इसके आगमन के समय सामान्यतः वर्षा में वृद्धि हो जाती है, अचानक लगातार कई दिनों तक ये जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट की घटना भी कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसूनी भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी ओर से प्रवेश करता है। कब, जून के प्रथम सप्ताह पर। ठीक है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। अभी बताऊंगी कैसे। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यहाँ एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे बढ़ती है और जून के प्रथम सप्ताह में असम के पास पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ देश के मध्य लगभग भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून के आसपास होती है। ठीक है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष भागों में पहुंच जाती है। मानसून की वापसी एक अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ होती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। देखो किस तरीके से, थोड़ा सा इतना पढ़ लिया अब हमने। अब ये हमने पढ़ लिया। मैं थोड़ा आपको मैप से बताऊंगी, बाकी का चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। ये देखो,
इंडिया का मैप बनाएंगे। देखो, मैं यहाँ बात कर रही हूँ समर की। कब की? समर, यानी कि जब हमारा मॉनसून भारत में प्रवेश कर रहा है। मैंने आपको कई तरीके बताए, कई स्थितियां बताई जिसके कारण मॉनसून अपना भारत में प्रवेश कर रहा है। मैंने कोरियोलिस फोर्स के बारे में बताया। ये है हमारी 0 डिग्री। आईटीसी जेड की शिफ्टिंग के बाद और यहाँ से दक्षिणी दोलन के कारण हमारी मानसूनी पवनें दक्षिण से प्रवेश कर रही हैं केरल के तट से। ठीक है, ये केरल के तट से प्रवेश कर रही हैं। मैंने बताया था आपको यहाँ पे एक सतत सीमा रेखा है जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। क्या? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। अब ये जो गर्म पवनें हैं ये जब आ रही है इस घाट की वजह से ये यहीं से ऊपर उठ जाती हैं। यहाँ से ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं और बारिश जो कराती हैं वो इसी क्षेत्र में मैक्सिमम बारिश करा देती हैं। कभी कभी हम इसे ही मॉनसून विस्फोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कुछ कुछ तो यहाँ से आगे बढ़ जाती हैं कुछ। अब जो पूर्वी तट है वो सतत नहीं है, मैंने बताया था ये पूर्वी तट सतत नहीं है जिसके कारण इनके मध्य से भी हवाएं निकल जाती हैं। ये आगे बढ़ते हुए असम के पास पहुंचकर यहाँ की पर्वत श्रृंखला के कारण यहाँ पे भी मैक्सिमम बारिश करती हैं। ठीक है, इसके बाद यही आगे बढ़कर यहाँ पर हिमालय से, अब देखो ये यहाँ से भी प्रवेश करती हैं। ठीक है, ये प्रवेश करके यहाँ पे अरावली श्रृंखला है। अरावली श्रृंखला के इस तरीके से होने के कारण ये मानसूनी पवनें इधर से क्रॉस कर जाती हैं और यहाँ पे हिमालय की रेंज से टकराने के कारण यहाँ पे मैक्सिमम वर्षा कराती हैं। उसके बाद ये दोनों पवनें आपस में मिलकर यहाँ पे मैक्सिमम वर्षा कराती हैं। ये तो रही समर की बात। इसी तरह से अगर मैं बात करूं विंटर की, कब की? अब मैं बात करूंगी यहाँ से लौटते हुए मानसून की। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ लौटते हुए मैंने कहा ये जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है। ठीक है, यहाँ से पवनें शुरू होती हैं चलना। ये पवनें मैक्सिमम वर्षा जो कराती हैं ये कराती हैं तमिलनाडु के क्षेत्र में, यानी कि इधर पे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि लौटते हुए मानसून की जो वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, तो आप बताएंगे तमिलनाडु के क्षेत्र में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाएं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। देखो ये ऋतुएं आप पढ़ लेना। ठीक है, इसके आगे मैंने आपको बताया कि शीत ऋतु में किस तरह से ये प्रभाव डालती है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया ग्रीष्म ऋतु में भी किस तरह से ये प्रभाव डालती है। देखो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन होता है और किस तरीके से ये इनकी वापसी होती है। वापसी को एक बार हम और पढ़ेंगे। अक्टूबर और नवंबर के दौरान, ठीक है, वो समर की मैं जब बात करूंगी तब मैं जून महीने की बात करूंगी, जून के प्रथम सप्ताह से लेकर 29 जून तक। अभी मैं बात करूंगी अगर विंटर की बात करूंगी तो मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर और नवंबर की। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मॉनसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसूनी पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अब ये जो अक्टूबर नवंबर वाला महीना होता है ये गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है ये। ठीक है,
अब मानसून की वापसी से आसमान साफ और तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है और रातें ठंडी होने लगती हैं। स्थल भी आर्द्र हो गए होते हैं। उच्च तापमान आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस उमस समझते हो ना, जब बिल्कुल चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, इसे उमस का नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। क्या होता है, तापमान तेजी से गिरने लगता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है, जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ठीक, मैंने ये आपको बता दिया है सारी चीजें। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में ये इस साइड में लगभग ये जो चक्रवात है ये अधिकतर आते रहते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल साइड में। ठीक है, देखो जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी इस चैप्टर की मैंने वो सारी बता दी हैं। अब यहाँ पे कुछ मॉनसून की एकता की बात करी गई है, ये भी हम पढ़ लेंगे। देखो क्या कह रहा है कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। किस तरह से, देखो ये जो एरिया है, अगर हिमालय ना होता, इसके ऊपर हिमालय ना होता, तो यहाँ से आने वाली जो लगातार ठंडी पवनें हैं ये भारत को अत्यधिक ठंडा कर देती। यहाँ से जो ऊपर से आने वाली ठंडी पवनें हैं ये हिमालय की वजह से भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। ठीक है, तो हिमालय बहुत बड़ा फैक्टर है अपनी भारत की इस तरीके के मॉनसून के लिए। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तर भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। उच्च अक्षांशों में है हमारे भारत की स्थिति, फिर भी ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीप पठार में भी तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो प्रायद्वीप भारत है वो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके कारण इस एरिया में ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता पर का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उसके त्योहार उत्सव, इस सभी के लिए मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून की आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई के नाम से नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया। देखो हमने इस चैप्टर की लगभग सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले इस चैप्टर में बताया जलवायु और मौसम में अंतर। उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको ताप और दाब में क्या संबंध है ये भी बताया। मैंने बताया आपको कोरियोलिस बल के बारे में, कोरियालिस बल भी बोल देते हैं, इस किताब में कोरियालिस बल लिखा है। ठीक है, मैंने आपको बताया ITC-Z के बारे में, थोड़ा बहुत जो नाइन्थ की बुक में इम्पॉर्टेंट है मैंने वही बताया। अगर आप सोचें 11th की जितना डिटेल में बताओ तो उतना डिटेल में मैंने नहीं बताया। ठीक है, ITC-Z, जेट स्ट्रीम मैंने इसमें थोड़ा बहुत आपको बता दिया। मैंने आपको इसमें दक्षिणी दोलन भी कवर करवा दिया। ठीक है, किस तरह से हिंद महासागर, प्रशांत महासागर मानसून के लिए प्रभावकारी है मैंने ये भी बता दिया। एल नीनो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, लगभग इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने
कवर कर ली हैं विद मैप। ठीक है, हर चीज मैंने आपको मैप से ही समझाई है इसमें। ठीक है, तो ये जलवायु का चैप्टर अपना यही खत्म होता है। ठीक है, ये क्लास बस इतनी इधर तक ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर में।